मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड की ओर से आप तमाम भारतवासियों को प्रणय का प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से हम जब इतिहास के पन्नों को पलटें या सामान्य अध्ययन करें तो उन किताबों में अक्सर जिक्र होता है ना, जब भारत की बात होती है तो भारत को अक्सर लिखा जाता है विकासशील देश। आखिर कब तक? ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आती रही है। लेकिन वहीं जब वर्ष 2014 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बने थे, तो उस वक्त उन्होंने विकास को ही अपना चुनावी एजेंडा और मुद्दा बनाया। ये इसी विकास को हम आज के दौर में कैसे देख रहे हैं और किस रूप में हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने आए और हमारे साथ आज एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं युवा तरुणाई के रूप में, जिन्हें हम यूथ आइकन भी मानते हैं। झारखंड रांची के निवासी हैं ये, और मुख्य रूप से बात करें तो इनका नाम गौरव अग्रवाल है। तो बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड के इस खास शो में। सबसे पहले हम आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार। रांची झारखंड में समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में हैं, और हमारा एक अपना संस्था भी है जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। विवेकानंद यूथ पे फाउंडेशन है, जिसके संस्था के तहत मैं लोगों तक, जन जन तक पहुँच पा रहा हूँ, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों से कैसे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि पहले लोग जानते थे कि अगर देश का विकास करना है तो देश का विकास कौन करेगा, देश के नेता करेंगे, देश के अधिकारी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन जन की भागीदारी से देश का विकास संभव है। बस वो करना कैसे है, इसे हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन की जब हम बात करेंगे ना, तो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि उसके पहले कहीं ना कहीं भारत मुगल शासकों या अंग्रेजों की कैद में था और यहाँ के लोग उनके जद में थे। हम परतंत्र थे। उस समय के भारत को अगर आप देखते हैं और 2014 के पहले के भारत को देखते हैं तो उसको गौरव अग्रवाल किस रूप में आप देख रहे हैं? जी प्रणय जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप देखते होंगे आज़ादी से पहले, जैसे आपने बात किया, एक आप शब्द सुनते होंगे देशभक्ति, कि हर लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को देशभक्त बताएं या देशभक्ति दिखाएं। तो आखिर इसको हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आज़ादी से पहले का भारत कुछ और था। उसमें था कि देशभक्ति का मायने कुछ और थे। उसमें देश मांगता था, बलिदान मांगता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर भारत को विकसित बनाना है और सही देशभक्त बनना है, सही राष्ट्रभक्त बनना है, तो आपको ना बलिदान देने की आवश्यकता है, ना खून देने की आवश्यकता है। बस आवश्यकता है तो समय के साथ अपने कार्य को ईमानदारी से करें, बिना भ्रष्टाचार काम करें, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो अधिकतम प्रयास हो सके देश के विकास के लिए, उस कार्य को करते रहें। खासकर अगर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद की, इसका मतलब हुआ कि 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत की, जब हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे निर्वाचित हुए चुनाव के माध्यम से, या फिर यूँ कहें कि जन भागीदारी के माध्यम से। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान लागू हुआ, जिसे भारत का कानून चलता है। यही संविधान है जिससे कि भारत का कानून फिलहाल संचालित है। तो अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद की, जन भागीदारी तो रही, लेकिन उसके बाद भी किताबों के पन्ने जब हम पलटते थे ना, तो उसमें विकसित भारत का जिक्र नहीं होता था, बल्कि विकासशील भारत का जिक्र होता था। ऐसा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, विकसित भारत @ 2047। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, और जब 2047 तक पहुंचेंगे तो लगभग 100 वर्षों का समय पूरा हो जाएगा। तो हम लोग वही देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो लगभग 75 वर्षों का समय बीता, तो उसमें हम लोग क्या कर पाएँ, कितने विकास हो पाएँ, और आने वाला जो समय बचा है इसमें कितना अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी, जन भागीदारी से देश को विकसित देश बना सकें। गौरव जी, अक्सर हम दो शब्द की चर्चा करते हैं, विकसित और विकासशील। तो खैर हमारा भारतवर्ष तो अब तक विकासशील देश कहलाता है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो कि विकसित है, और इन दोनों में आपके नज़रिए से क्या कुछ अंतर दिखता है? भारत विकासशील देश है और 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। विकसित भारत का मतलब या विकसित देश का मतलब ये है कि पूरे देश में
कोई भी गरीब ना रहे या गरीबी शब्द जो है वो लगभग खत्म हो जाए, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी के हाथ में रोजगार हो। इसमें ना एक टर्म आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कई देशों के लिए एक साथ क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध रूप से काम करती है। और इसमें एक टर्म है एसडीजी, है ना। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत पैमाने रखे गए हैं। पहले 8 पैमाने रखे गए थे, उसके बाद फिर जोड़े गए हैं और कुल 17 पैमाने अभी रखे गए हैं। इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी है? बहुत अच्छा सवाल किया पन्ना जी आपने। जैसा कि आपको एक जानकारी होगा 1972 की। 1972 में पहला एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कई देशों को शामिल किया गया और सभी देशों को मिलाकर एक चर्चा की गई कैसे पूरे विश्व को के सारे देश एक विकास की ओर आगे बढ़ेंगे या विकास करेंगे। उसमें कई तरह की चर्चाएं हुई। उसके बाद 1992 में हुई, जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि गरीबी को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, पोषण पर विशेष रूप से ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान रखना, शिक्षा पे अधिकतम प्रयास करना कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित रहेंगे ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। और कहीं ना कहीं सबसे विशेष रूप से देखा जाता है क्लाइमेट चेंज, जो कि वर्तमान समय में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। कि एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं विकास की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सतत विकास कैसे करना है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में विकसित देश है, उन्होंने अपने बहुत सारे कल कारखाना फैक्ट्री के माध्यम से विकास तो कर लिया, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारा जो भारत देश है, ये विकास तो कर ही रहा है, साथ साथ सतत विकास की बात करता है। क्योंकि हमारा जो G20 हुआ था, जिसमें भारत ने इस बार अध्यक्षता किया था, और उसका भी थीम भी था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा पृथ्वी हमारा एक परिवार है, पूरा पृथ्वी का परिवार है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर भारत विकास करता है और सतत विकास को ध्यान नहीं रखता है, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर अगर विकास करता है, तो इससे सिर्फ भारत देश को नुकसान नहीं होता है। जो ओजोन लेयर है, अगर वो प्रभावित होता है, तो इससे पूरा विश्व की ओर नकारात्मक ऊर्जा जाती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विकसित भारत की बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में संसाधन सीमित है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट की बात जब करें, तो जनसंख्या विस्फोट होते ही चला जा रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि सीमित संसाधन में सही लोगों तक प्रचुर मात्रा में तमाम चीज़ें पहुंच पाए? संख्या बढ़ती रही तो संसाधन हमारे पास सीमित है, जगह हमारे पास सीमित है, लेकिन अगर जनसंख्या लगातार इस तरह से बढ़ते जाएगी तो ये आखिर कितना दिन तक चल पाएगी? तो कहीं ना कहीं ये समस्या अधिक से अधिक समस्या उत्पन्न होगी। भारी समस्या जब उत्पन्न हो जाएगी, उसके चलते हमें नियंत्रण करना होगा। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत ही आवश्यक है और इसे जल्द से जल्द प्रभाव में लाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी विचारधारा से, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब शुरुआत हुई थी ना जनसंघ के स्थापना काल की, तो उस समय एक शब्द आया था गहराते हुए, अंत्योदय, मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। उसके बाद ना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमारे देश में लागू हुई, देश की आज़ादी के बाद। इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दौरान आप देख रहे होंगे कि अंतिम व्यक्ति के उदय की बात लगातार होते रही। आज़ादी के 70 साल बीत गए और बीतने के बाद भी हम कहाँ अटके हैं भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। इसके अलावे भारत में ये 5 समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं। तो फिर भारत विकसित कैसे हो? वर्तमान समय में आप देखेंगे कि पूरे विश्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर यूपीआई पेमेंट की बात की जाए तो भारत उसमें 1 नंबर पर आता है। क्योंकि सबसे कम समय में जो भारत देश है, यूपीआई पेमेंट के लिए और डिजिटल माध्यम के लिए 1 नंबर पर जाना जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में रोटी, कपड़ा और मकान जो है, ये मूलभूत आवश्यकता है, ये सभी के लिए है। इस पे तो लगभग हम पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ जब डिजिटल की बात की जाए, यूपीआई पेमेंट की बात की जाए, तो भारत 1 नंबर पे है। क्योंकि अगर आप खुद भी अगर आप देख रहे हैं या आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक पुचका खाने वाले के पास भी जाते हैं, अगर 20 रुपया का पुचका भी खाते हैं, तो उसके लिए भी हम फोन पे करते हैं और वो आसानी से उसे ले पा रहे हैं। एसडीजी में ना एक शब्द है, या ये मान लीजिए एक टॉपिक है या एक विषय है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या लगता है कि 2014
में जो राजनीति चल रही थी देश में कि नहीं भारत को विकसित बनाना है, 2024 में हम आ चुके हैं, तो ऐसे परिदृश्य में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कहाँ देखते हैं? और खासकर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड की राजधानी रांची से बिलोंग करते हैं, और रोड में ना जब चलते हैं तो जाम की समस्या में फंसते चले जाते हैं, लोगों का समय बर्बाद होता है। ऐसे में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम कैसे कर पाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पहले मैं थोड़ा सा पहले आना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए छत होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि गरीबों के लिए हर घर योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग लोगों को पक्का घर मिल चुका है। हर जगह लाइट हाउस प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिसके तहत मामूली सा रकम में उनको पक्का मकान मिल जा रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी सरल और सुगम हो गई। रही सवाल बात रोड की आप कर रहे हैं, तो आप पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद देखेंगे कि जितनी भी रोड बनी है उससे कम से कम 2 गुना से 3 गुना अधिक वर्तमान समय में प्रतिदिन रोड बन रही है। पहले जितना बनता था रोड, प्रतिदिन जितनी किलोमीटर बनती थी, अभी लगभग 32 से 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड हर दिन बनती है। और ये राजधानी से लेके गांव तक सड़क का जाल बन चुका है। अब आपको कहीं भी आने जाने में आप खुद भी महसूस करते होंगे, आप कभी गांव में जाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत समय लग रहा है या कुछ है। सभी जगह सड़कों का जाल बन चुका है और आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा पा रहे हैं। रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे अभी आपने बोला कि रांची झारखंड की, तो अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि देवघर में कितने बड़े एयरपोर्ट बन गए हैं। उससे क्या है कि पहले सिर्फ झारखंड की राजधानी में सिर्फ एक एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी वर्तमान में देवघर में बन गया है। बोकारो में बात चल रही है और लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ दिन बाद आप बोकारो से भी हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। तो इस तरह के जब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और कुछ ही समय में हम लोग उसको पूरा टारगेट को अचीव कर लेंगे और विकसित बन पाएंगे। अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियों में ना कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी और उसमें 2 शब्द दिखे थे, मिशन लाइफ। क्या है मिशन लाइफ? मिशन लाइफ जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये विकसित भारत का एक बहुत बड़ा मंत्र है। इस मिशन लाइफ के माध्यम से हम भारत को विकसित बना सकते हैं, क्योंकि मिशन लाइफ से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि जन जन की भागीदारी से दैनिक जीवन में आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि जिससे देश का विकास हो सकता है। इसको समझते हैं हम इस तरह से कि सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सेव एनर्जी की, कि बिजली को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिजली बनाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि जहाँ पे बिजली बन सकता है, लेकिन अगर बिजली बचाने की बात करें तो हर लोग बिजली बचा सकते हैं। तो मिशन लाइफ का एक मंत्र में एक सबसे बड़ा पहला मंत्र ये भी है कि सेव एनर्जी, कि ऊर्जा को कैसे बचाया जा सके, बिजली को कैसे बचाया जा सके। तो जैसे कि हम लोग आमतौर पर लापरवाही क्या करते हैं कि घर में 2 से 3 कमरे हैं, अगर एक कमरे से जब दूसरे कमरे में मूव करते हैं तो होता क्या है कि जो पंखा का लाइन होता है वो चलते रहता है, बल्ब चलते रहता है, या टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि डबल एनर्जी वेस्ट होता है, जबकि ज़रूरत हमें एक की है। हमें ऐसा नहीं है कि उसका खपत कम कर देना है, हमें जो वेस्ट हो रहा है, जो अनावश्यक है, सिर्फ उस पर कंट्रोल करके भी काफ़ी हद तक हम बिजली बचा सकते हैं। उसी तरह सेव वाटर है कि पानी को कैसे बचा सके, क्योंकि आपको पता होगा कि पानी तो हमें 3 ओर से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारा जो जरूरत का पानी है उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर रांची झारखंड की बात करें तो यहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है। तो हम लोग, आप सभी लोग देखते हैं, अधिकतर लोग, सभी लोगों का बात नहीं कर रहे, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जब हम लोग ब्रश करते हैं तो नल खुली रहती है, हमारी ज़रूरत होती है 1 लीटर पानी की, लेकिन हम लोग 5 लीटर पानी सिर्फ सुबह सुबह ब्रश करने में वेस्ट कर देते हैं। तो झारखंड में लगभग 3.3 करोड़ आबादी है, 3.3 करोड़ आबादी है। तो इसमें देखते हैं कि अगर डेली लोग अगर 4 से 5 लीटर वेस्ट सुबह सिर्फ ब्रश करने में बर्बाद कर रहे हैं तो कितना लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसी को देखा जाता है कि कैसे जल का संरक्षण किया जा सके। उसी के तहत जब बात करते हैं, बिजली की बचत हो गई, पानी की बचत हो गई, सिर्फ ये मिशन लाइफ का एक मंत्र है, जिससे कि और भी चीज़, जैसे जो पर्यावरण की बात करते हैं तो अधिक से अधिक कैसे पेड़ लगाया जाए, और जो पेड़ लगाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम अगर पेड़ आप लगा नहीं सकते हैं तो जहाँ लगी हुई पेड़ है उन्हें आप बचाने के लिए भरसक प्रयास करें।
या कोई काट रहा है तो उन्हें समझाएं, नहीं समझते हैं तो उनके लिए पर्यावरण विभाग है उनको सूचना दें, ताकि आपका जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रह सके। और एक अब उसमें आता है रिड्यूस ई वेस्ट। ऐसे आते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की चर्चा आपके सामने करूंगा। रिड्यूस ई वेस्ट, अभी हम लोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं, इनका प्रयोग होता है स्टोरेज के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में आप एक सुनते हैं क्लाउड, कि इसका रिप्लेस कैसे होगा। आखिर जब हम लोगों को समझाएंगे कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे चीज़ों के इस्तेमाल ना करें तो आखिर करे क्या, तो उसके जगह पे हम लोग क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका डाटा स्टोरेज के लिए बहुत ही लाभदायक है। उससे फ़ायदा क्या है कि आपको उसे कैरी करना भी नहीं पड़ता है, आप कहीं भी अपने जीमेल के माध्यम से लॉगिन करेंगे और सारा का सारा डाटा आपका आ जाता है। तो इससे यही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग का जो पेन ड्राइव खराब होता है या कुछ होता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। फिर हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी की, कि कैसे आप सोलर एनर्जी का प्रयोग करके अधिक से अधिक ऊर्जा का बचत कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सूर्य से मिलता है और वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना अधिक से अधिक आप ले सकते हैं वो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसी में एक आता है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, कि जिससे कि हमारा जो सीमित संसाधन है उस पर प्रभाव ना पड़े और अधिक से अधिक हम विकसित भारत के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक लक्ष्य रखा गया है खासकर भारत सरकार की ओर से कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने 2047 का लक्ष्य रखा है और खासकर हम बात भी कर रहे हैं मिशन भारत 2047 की, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मिशन 2047 या यूँ कहें कि विकसित भारत @2047, जो ये अखबारों में या हेडलाइनों में आप देखते आ रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यह सोच है और मानना है, उनके नेतृत्व में जो चल रही हैं बातें, कि हर युवा या देश के कहीं हर नागरिक को अभी जो हमारे पास 2024 से लेकर 2047 तक का जो लगभग 23 वर्षों का समय है, इसमें हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या कोई भी नया इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से एक ध्यान रखना है कि हमारा देश विकासशील से कैसे विकसित हो। अधिक से अधिक रिसर्च पे फोकस करना है, कि ताकि हमारा जितनी संसाधन है, संसाधनों का कम संसाधनों का प्रयोग करके उससे अधिक कैसे देश के विकास के लिए उचित संसाधन की व्यवस्था की जाए, इस पर हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि जो बात करते हैं बैटरी की, जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की या चार्जिंग बैटरी की, आप देखते हैं कि अभी जो कार भी आ रही है वो चार्जिंग कार आ रही है। इससे हो रहा है क्या कि ईंधन जो है, आपको पता है कि हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन जब हमें जो चार्जिंग वाली कार जो सड़क पे आ रही है, बैटरी वाली कार आ रही है, इससे हो रहा है क्या है कि हमें ईंधन दूसरे देशों से लाना नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो मामला है, इससे कहीं ना कहीं हम विकासशील से विकसित की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड के माध्यम से हम लगातार राष्ट्र को गति देने वाले मुद्दों को लेकर देशवासियों के सामने आते हैं। इस संदर्भ में गौरव जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे देशवासियों को? मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड के माध्यम से आप सभी देशवासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आपकी जाति कुछ भी हो, आपका किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, लेकिन आपका हर कार्य के पीछे आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा देश विकासशील से कैसे विकसित हो सके। आपका हर उद्देश्य, हर पल, हर क्षण, हर कार्य देश के विकास की ओर जाना चाहिए। यही आप सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। धन्यवाद। मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड की इस खास पेशकश में आप सुन रहे थे यूथ आइकन गौरव अग्रवाल को, जिन्होंने विस्तार रूप में बताया किस तरह से भारत एक विकासशील देश से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और किस तरह से हम आने वाले समय में 15 अगस्त 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूर्ण कर एक विकासशील राष्ट्र कहलाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।